हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक, पीरियोडिसिटी व्हाट डज इट मीन बाय पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी का मीन्स होता है रिपीटेंस इन प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ। जैसे जब आप लिथियम से लेकर के नियॉन तक जाते हो तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती हैं। फिर ध्यान से देखो, जैसे लिथियम से आओगे सोडियम पे तो लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है किसके, सोडियम से, तो फिर प्रॉपर्टी वही रिपीट हो रही है। फिर नेक्स्ट पीरियड में फिर वही प्रॉपर्टी रिपीट होगी। तो रिपीटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज इन पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लियर है चीज? पीरियोडिसिटी का मतलब पीरियड में चेंज हो रही बार बार। ग्रुप में तो क्या है, सेम है। वाई ग्रुप में सेम होती है। ठीक, उसका रीजन ये है कि जैसे अगर हम बोलें कि लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से सिमिलर क्यों होती है, तो आप देख चुके हो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2 1 2 8 1, तो आप ध्यान से देखो कुछ ऐसी चीज़ है जो इन दोनों में कॉमन है। वो क्या कॉमन है? इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जिन एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होगा नियर अबाउट उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो भी प्रॉपर्टीज हम पीरियोडिसिटी में पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज होंगी जो बैलेंस सेल पर डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए हम लोग कुछ इफेक्ट देख लें जो बैलेंस सेल पर होता है। एटम्स की अगर बात करें तो न्यूक्लियस होता है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, सेल्स में। तो क्योंकि बैलेंस सेल पे देखना है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बैलेंस सेल पे देखेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है मुझे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? नाम से ही पता चल रहा है इफेक्टिव, कितना इफेक्ट हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज का, किस पर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये फोर्स है न्यूक्लियस, जो भी फोर्स, जितना भी फोर्स, टोटल फोर्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगाता है वही फोर्स क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसका फॉर्मूला है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z इज एटॉमिक नंबर, सिग्मा इज शील्डिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है उस चीज को भी समझते हैं। Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट आता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। बेसिकली होता क्या है, हम अगर सोचें कि 11 प्रोटॉन यहाँ पे है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो समझ में आता है, ऐसा लगता है कि एक प्रोटॉन पर एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट होगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। जो आगे वाले हैं उनको ज़्यादा फोर्स मिलता है, जो लास्ट वाले होते हैं उनको कम फोर्स। इसको इस हिसाब से समझ सकते हो। मान लो क्लास है, क्लास में आप बैठे हो तो जो पीछे वाले होते हैं उनको कम टीचर की आवाज़ सुनाई देती है इन कंपैरिजन टू जो आगे वाले होते हैं। बिकॉज आगे वाले कुछ फ्रैक्शन उसका क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो गेन करने के कारण उनके पास जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पहुंचती है वो क्या होती है, कम होती है। उसी बेसिस पे यहाँ है, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस की फोर्स को इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं शील्डिंग। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, शील्डिंग। कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। बेसिकली शील्डिंग कौन करते हैं, इनर सेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अब उस चीज़ को यहाँ से समझते हैं क्या चीज़ है वो एग्जैक्टली। जैसे आप देखो, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया और ये सेल नहीं बनाया मैंने, एस ऑर्बिटल बनाया है। कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। ये समझ लो 1s है तो ये कौन सा है, 2s है। ठीक, अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील्ड है, सिमेट्रिकली फील्ड होता है चारों तरफ ऐसे। इलेक्ट्रॉन ये फील्ड है, चारों तरफ फील्ड है। तो बताओ न्यूक्लियस का फोर्स इन इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज्यादा होगा कि नहीं, बोलो। चारों तरफ से इन्होंने न्यूक्लियस को क्या कर लिया है, घेर लिया है। अब अगर जो इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे इन पर कंपैरेटिवली फोर्स क्या होगा, कम होगा। और जब इन पर फोर्स ज़्यादा होगा, किसी भी चीज़ पे फोर्स ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए मैं इस पर फोर्स ज़्यादा लगा रहा हूँ, इसको क्या करूँगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा, खींचूंगा, पुल करूँगा। और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा इसको, तो जो इसकी बाउंड्री अभी ये यहाँ पे दिख रही वो कुछ यहाँ आ जाएगी ऐसे बाउंड्री, ये न्यू बाउंड्री।
ठीक। सिमिलरली ये भी तो पुल होगा कुछ ना कुछ, तो इसकी बाउंड्री कुछ समझ लो यहाँ पे आ गई। तो पहले देखो, पहले ये जो बाउंड्री दिख रही ये वाली बाउंड्री किसकी थी? 1s की थी। इसमें केवल किसके इलेक्ट्रॉन थे? 1s के इलेक्ट्रॉन थे। अब 1s के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? यहाँ पे। ठीक, समझ में आ रही बात? ये अब 1s के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। तो अब ये वाली बाउंड्री, पहले 2s की बाउंड्री यहाँ तक थी, अब 2s की बाउंड्री ध्यान से देखो तो यहाँ तक आ गई। इसका मतलब हुआ क्या कि 2s ऑर्बिटल अंदर आ गया। किसके अंदर? s ऑर्बिटल के अंदर। इस इफेक्ट को बोलते हैं पेनिट्रेशन। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से ध्यान से समझ लो आप, फिर से समझा देता हूँ इस चीज को, ध्यान से देखिएगा। ये था S, 1s। जब इस पे न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगाए, अभी देखो ये वाली बाउंड्री किसकी थी? इतने जोन में 2s के इलेक्ट्रॉन थे, इतने जोन में किसके इलेक्ट्रॉन थे? 1s के। क्योंकि इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो इसकी एग्जैक्ट बाउंड्री अब कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर। इसका मतलब अब ये 1s की इलेक्ट्रॉन अब इतने में आ गए, कंप्रेस हो गए कि नहीं? और 2s भी तो कुछ ना कुछ कंप्रेस होगा क्योंकि इस पे भी तो फोर्स लगेगा। अब ये 2s जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। अब बताओ 1s की बाउंड्री ये है तो 1s के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक होंगे, 2s की बाउंड्री कहाँ है? ये। तो 1s और 2s के बीच ही किसके होंगे? 2s के इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2s के इलेक्ट्रॉन अगर देखो तो s के रीजन में चले गए, 1s के रीजन में, और 1s क्या हो गया? श्रिंक हो गया। इसी चीज को क्या बोलते हैं? पेनिट्रेट कर जाना, भेद जाना। 2s 1s की बाउंड्री में घुस गया। किसके कारण? ज्यादा फोर्स लगने के कारण। किस पर? 1s इलेक्ट्रॉन। तो अगर कंपैरेटिवली आप सोचो, फोर्स सबसे ज्यादा 1s पे लग रहा है कि 2s पे, तो आपका आंसर होगा 1s पे फोर्स ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू किससे? 2s से। 2s पे फोर्स कम क्यों है? बिकॉज न्यूक्लियस के फोर्स को चारों तरफ से कवर कर ले रहा है, क्लाउडली कवर कर ले रहा है, डेंस चार्ज कवर कर ले रहा है। किसका डेंस चार्ज? ये देखो, ये जो डेंस चार्ज किसका है? ये 1s का डेंस चार्ज, पेनिट्रेशन के कारण। इसी चीज को क्या बोलते हैं? सील्डिंग। सील्ड कर देना, सील्ड कर देना। ठीक, क्या कहलाता है? सील्डिंग इफेक्ट। मतलब बेसिकली क्या है, जो अंदर के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, वे इलेक्ट्रॉन इस पर लगने वाले फोर्स को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ये न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर लेगा अच्छे से। तो चारों ओर से घेरने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होती है? S में। तो S की सील्डिंग सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी? P की। फिर किसकी होगी? D की। फिर किसकी होगी? F की। F की सील्डिंग क्या होती है? वेरी पुअर। F की सील्डिंग क्या होती है? वेरी पुअर ड्यू टू इट्स डिफ्यूज नेचर। अब देखो S और P लिखा हुआ मैंने, ये देखो चारों तरफ से ये रीजन S का है, एक ही सेल का लिया हुआ है हमने, 2s और 2p लिया। इस बात को समझिएगा अच्छे से। ये देखिए, अब बताओ सबसे ज्यादा न्यूक्लियस को चारों ओर से कौन कवर कर रहा है? S। तो S पे फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो अब S का देख रहे हो इलेक्ट्रॉन, वो कुछ यहां आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। और S के इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि फोर्स ज्यादा है, तो S के जो इलेक्ट्रॉन होंगे P के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। तो P कुछ कहाँ चला जाएगा? ऐसा हो जाएगा। या अगर वहीं पे रहने दें तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसा नेचर आ गया। ये हो गया S और P अपने प्लेस पे ही रहे, तो P कहाँ आ गया? बाहर। आया कि नहीं बाहर? पहले तो दोनों इक्वल बाउंड्री थी, अभी देखो P कहाँ चला गया? बाहर चला गया। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? सील्डिंग
इफेक्ट, थोड़ा इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। शील्डिंग जितनी ज़्यादा, न्यूक्लियस शील्डिंग मतलब सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा, तो न्यूक्लियस का फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूक्लियस का फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन s में होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स क्या होगा, ज़्यादा, शील्डिंग क्या होगी, कम। समझ गए बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बेसिकली क्या है, एटम की साइज। सेंटर से अगर कोई सर्किल हो तो रेडियस क्या होती है, सेंटर से आर्क की डिस्टेंस जो भी होगी वही क्या होती है, रेडियस। तो एटम में रेडियस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस हो गया सेंटर और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन जरा सोचो क्या हम एग्जैक्टली उस चीज़ को फाइंड आउट कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर का होता है, वेव, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो बताओ क्या एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाल पाओगे न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की, नहीं। तो एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली बिकॉज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो एटम है उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, वो मूव करता रहता है, इनफाइनाइट तक है ना। सेल कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। इलेक्ट्रॉन कहाँ तक मूव कर सकता है, इनफाइनाइट। तो जब तक बाउंड्री कन्फाइंड नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी, तब तक हम एटॉमिक रेडियस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बाउंड्री फिक्स कब होती है, जब एटम बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने के कारण बॉन्डिंग स्टेट में उन दो एटम्स के बीच की जो इलेक्ट्रॉनिक जोन होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इसका मतलब वी कैन ओनली कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस व्हेन एटम इज इन बॉन्डेड स्टेट। जब हमारा एटम बॉन्डेड स्टेट में होगा तब हम रेडियस को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, क्लियर हुई इतनी बात। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन कौन से वेरियस टाइप की एटॉमिक रेडियस पॉसिबल हैं, फिर उनका देखेंगे हम लोग ट्रेंड, फिर उनका ट्रेंड देखेंगे। सबसे पहली हमारी जो रेडियस होती है, नंबर 1 टाइप्स ऑफ रेडियस में, दिस टाइप ऑफ रेडियस इज नोन एज कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, क्लास 10th में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में ये बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। एक जनरल मैं ले रहा हूं, कुछ ऐसा देखो, पेनिट्रेशन से होता है ऐसा। ये दो एटम है, दिस इज द, उनके बीच की ये डिस्टेंस है, इसे कितना मान लिया, d। ठीक, अब अगर ये r है तो ये भी कितना होगा, r। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ r प्लस r इज इक्वल टू डी। r इज इक्वल टू क्या होगा, d बाई 2। r इज इक्वल टू क्या होगा, d बाई 2। ये कौन सी रेडियस है, कोवैलेंट रेडियस। अब ये तो मैंने सेम एटम ले लिया था, तो इसीलिए यहाँ पे दो टाइप का ये बनेगा, होमोडाइएटॉमिक और नेक्स्ट बनेगा हेट्रोडाइएटॉमिक। होमो का मतलब जब दोनों सेम हो तो यही कैटेगरी बन जाएगी, ठीक। दिस इज द डिस्टेंस d, ये r है, ये भी क्या है r, तो d इज इक्वल टू r प्लस r, सो r विल बी इक्वल टू d बाई 2। लेकिन हेट्रोडाइएटॉमिक अगर हो, हेट्रोडाइएटॉमिक में दो कैटेगरी आती है। एक, जब दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नियर अबाउट क्या हो, इक्वल हो, या डिफरेंस लिख दूं मैं कितना हो, नियर अबाउट 0। और जब इनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 0, तब जब नियर अबाउट 0 हो तो कुछ ऐसा ही हो जाता है, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, दिस इज D, और यहाँ तक अगर ये एटम A है तो RA, एटम B है तो RB,
तो D इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आर ए प्लस आर बी। लेकिन अगर दोनों एटम डिफरेंट हों, लाइक एक छोटा हो एक क्या हो बड़ा, कुछ ऐसा, तब ये जो D की वैल्यू होती है, D इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी के तो होती है। अब एक चीज़ और समझें आप, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम के बीच ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्ड को खींचना, अट्रैक्ट करना एक दूसरे को। जब एक दूसरे को एक ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बॉन्ड पेयर को खींचेगा, खींचेगा तो क्या आएगा, पास आएगा, तो बॉन्ड डिस्टेंस कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एग्जैक्टली आर ए प्लस आर बी की इक्वल नहीं होगी, बल्कि ये कम हो जाती है 0.09 से, और वो भी कुछ इस तरीके से। ये होता है उसका फॉर्मूला। तो D इज इक्वल टू हो जाता है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 जाई ए डिफरेंस जाई बी। ये आ जाता है रेडियस सॉल्व करने का पहला तरीका। दैट इज हमारी ये कौन सी रेडियस थी, कोवैलेंट रेडियस। सेकेंड रेडियस जो हमारी होती है वो होती है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, अब मेटेलिक रेडियस होती क्या है, मेटेलिक जैसा कि नाम से क्लियर है, मेटल में क्या चीज, मेटल की जो रेडियस होगी। और मेटल जो होते हैं क्लास 12 में आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे, मेटल ऐसे लैटिस के फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे को ऐसे टच करते रहते हैं ये, ठीक। अब किन्हीं दो एटम को ले लो, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, हमने कितना मान लिया, D। तो क्या यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, D इज इक्वल टू आर प्लस आर, सो आर विल बी इक्वल टू D बाई 2। ये आर मेटेलिक की बात हो रही है, आर एम। अगर ध्यान से देखोगे तो सेम आएगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, ये छोटी होती है रेडियस, ये रेडियस क्या होती है, बड़ी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देखो कुछ पार्ट अंदर चला गया है तो श्रिंक हो जाएगी डिस्टेंस, यहाँ पे पार्ट टच कर रहा है ऐसे, तो ये रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी। किस रेडियस से, कोवैलेंट रेडियस। थर्ड टाइप ऑफ जो रेडियस है हमारी वो है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस ये क्या होती है, वैन डर वाल रेडियस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए एग्जिस्ट करती है, जैसे ये तो एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स, तो जब एटम मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तब निकल जाएगा। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो बॉन्ड ही नहीं बनाते, लाइक नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए हम कौन सी रेडियस निकालते हैं, वैन डर वाल रेडियस। अब अगर इसमें बात करें, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसमें मैंने हीलियम के मॉलिक्यूल्स को रख दिया कुछ ऐसे, ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, ये मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं। ये कितने डिस्टेंस पे होते हैं, मिनिमम। दो एटम कुछ मिनिमम डिस्टेंस पर आ सकता है और इनके बीच जो फोर्स वर्क करता है, नॉन बॉन्डिंग फोर्स, मतलब केमिकल फोर्स नहीं होता, ये कौन सा फोर्स होता है, फिजिकल फोर्स, ठीक। ये चीज़ हम लोग उस बॉन्डिंग वाले चैप्टर में सीख लेंगे। तो इनके दो एटम जो मिनिमम पास आ सकते हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं सिग्मा से। तो ये जो सिग्मा होता है ये R प्लस R होगा, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाई 2। ये R B लिख रहा हूँ, ये वैन डर वाल रेडियस है। अब इन तीनों रेडियस में अगर ध्यान दो आप, तो तीनों रेडियस में सबसे बड़ी रेडियस होगी वैन डर वाल, देन मेटेलिक, देन कोवैलेंट। अब ध्यान दे लो, ये जो वैन डर वाल रेडियस है डिफाइंड फॉर नोबल गैसेस, ध्यान रहे चीज, वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड फॉर ओनली नोबल गैसेस व्हिच डज नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड। और मेटेलिक रेडियस मेटल के लिए, कोवैलेंट रेडियस क्या है, नॉन मेटल्स के लिए। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक। ये थी हमारी वेरियस टाइप ऑफ रेडियस। एक और रेडियस होती है जिसे आयनिक रेडियस बोलते हैं, तो वो अलग चीज है।
उस चीज़ को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो रेडियस का सारा पार्ट क्लियर है। रेडियस में ये फॉर्मूले आप याद रखोगे, जनरल ट्रेंड्स से मतलब है हम लोगों को अभी फिलहाल, ठीक। और देख रहे हैं जनरल ट्रेंड्स क्या होगा पीरियड में रेडियस का। जनरल ट्रेंड्स सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं पीरियड। इन पीरियड, पीरियड में इनका जनरल ट्रेंड क्या होगा? तो पीरियड में ध्यान रखोगे, मैं आपको समझा भी दे रहा हूं। मैं यहीं तक लेकर के चलूंगा 17th ग्रुप तक, उसके आगे नहीं। अब अगर ध्यान से देखो तो ये 1s2 है इनर सेल, बाकी बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो अगर हम लोगों को रेडियस देखनी है, रेडियस को समझनी है, रेडियस किस पे डिपेंड करती है? फोर्स पे। रेडियस किस पे डिपेंड करती है? फोर्स पे। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे जितना ज़्यादा फोर्स न्यूक्लियस लगाएगा, ध्यान दो इस चीज़ को, ये जेड इफेक्टिव, मोर जेड इफेक्टिव लेस। मोर होगा तो अट्रैक्ट करेगा, रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस डिक्रीज। लेस होगा तो दूर जाएगा, रेडियस इंक्रीज। ये लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब मुझे चेक करना होगा जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था? जेड माइनस सिग्मा। जेड तो दिख रहा है बढ़ता हुआ, सिग्मा चेक कर लो। सिग्मा किस पे डिपेंड करता है? सिग्मा है शील्डिंग इफेक्ट। लास्ट इनर सेल इलेक्ट्रॉन चेक करो, इनर सेल ये एस में है सब, तो सब के लिए शील्डिंग क्या होगी? इक्वल होगी। कांस्टेंट लिख दिया हमने, सेम सबसे ये कांस्टेंट, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? नियरली कांस्टेंट हो जाएगा। और सिग्मा अगर कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन जेड। लिख सकता हूं कहां से? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा पे डिपेंड नहीं करेगा। जेड इंक्रीज तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज, तो देखो इंक्रीज हो रहा है। और जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो रेडियस, रेडियस ना लिख के डायरेक्ट में लिखूं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। मतलब रेडियस डिक्रीजेज, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये था जनरल ट्रेंड किसमें? इन पीरियड। लेकिन ध्यान रहे ये चीज सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, ये चीज सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। कुछ पीरियड तक ये एप्लीकेबल है, मतलब सेकंड और किस पीरियड में? थर्ड पीरियड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड तक ये एप्लीकेबल होगा, उसके आगे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगर ध्यान से आप देखो कि ये दोनों नियरली मेटल है, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक सब के सब क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल।
तो नॉर्मली देखो जो मेटेलिक रेडियस है वो नॉन मेटेलिक रेडियस से क्या है, सॉरी कोवैलेंट रेडियस से क्या है बड़ी। ये मेटेलिक रेडियस होगी, ये कौन सी रेडियस होगी, कोवैलेंट रेडियस। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट पीरियड में, ध्यान रखें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है और कौन है, हीलियम, तो बताओ कौन सी रेडियस बड़ी होगी, हीलियम की या हाइड्रोजन की। तो आपको समझ में आना चाहिए ये जो हाइड्रोजन है, नोबल गैसेस जहाँ देखिए नोबल गैस, इसकी कौन सी रेडियस होगी, वन डर वाल, इसकी चाहे जो भी हो इससे ये बड़ी ही होगी। बोलो बात समझ में आती है, क्लियर है। लेकिन जब भी लेफ्ट टू राइट जाने की बात आएगी तो आप बोलोगे जनरली रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकेंड पीरियड में बोलो, लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ तक तो आपने देखा ये ऑर्डर है, ये तो होगा भी सही नहीं। उसके बाद क्या आता है, नियॉन। अब नियॉन क्या होगा, ये पता है आपको वन डर वाल रेडियस है, तो ये इससे भी पहले आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आई बात, ये क्लियर हो रही बात ये सब। तो ये थी रेडियस जनरल ट्रेंड इन पीरियड देख लिया हम लोगों ने। अब देख रहे हैं रेडियस का ट्रेंड इन ग्रुप में। इसके बाद और जो जो एक्सेप्शन होते हैं वो आप जैसे जैसे आगे क्लासेस में चलोगे वैसे वैसे हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। ठीक, उसके लिए कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है। अब देख रहे हैं इन पीरियड। पीरियड में बताओ क्या होगा, पीरियड में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, प्रोवीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम लेकर। हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, 19, 37, 55, 86, इसको छोड़ 87, 1, 21, 281, 2881, 28, 18, 81, 28, 18, 18, 8, 1। हो गया। अब अगर यहाँ से यहाँ आओ आप, टॉप टू बॉटम, ध्यान देना, टॉप टू बॉटम, जैसे ही टॉप टू बॉटम आप आओगे तो बताओ हो क्या रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो बताओ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज। और ये इंक्रीज होगा मतलब रेडियस भी क्या होगी, रेडियस इंक्रीजेस। बोलो ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत इसमें, रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हम बात कर लेते हैं। ग्रुप में एक ही जगह एक्सेप्शन होता है, ग्रुप में एक जगह एक्सेप्शन होता है रेडियस में, वो भी कौन सी फैमिली है, बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली है, बोरॉन फैमिली। मैं लिख दे रहा हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक, जब बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे, अभी कर दे रहा हूँ एक्सप्लेन। ट्रेंड कैसा होना चाहिए, सबसे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपेक्टेड ये था और मिलता क्या है वो देखो आप, बोरॉन और थैलियम तो लिख ही रहा हूँ ऐसे। ठीक है, हो क्या जाता है, इसको स्ट्रेट में देखो सब आप ज़्यादा समझ पाओगे। होना ही ये चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, ये यहाँ चला जाता है। ठीक, तो रेडियस क्या हो जाती है, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड ये रेडियस का टाइम हो जाता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, कैसा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो ये
है 13th ग्रुप। ये रहा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये है सेकेंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड और ये है फोर्थ पीरियड। इस फोर्थ पीरियड में ही यहाँ पे आप देखोगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 32। अब इनका क्या रोल है भैया, क्या करते हैं? यहाँ तो कोई डी ब्लॉक नहीं है, नील है, यहाँ भी क्या है, नील है। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये करते क्या है, सेल तो बढ़ रहा है लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट करते क्या है, इलेक्ट्रॉन enters into n-1 d सबसेल। ठीक, इनर सबसेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ध्यान दे रहा है। ये न्यूक्लियस, ये फोर्थ पीरियड लिया, फोर्थ सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है फोर्थ पी में, लेकिन उससे पहले डी में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं। ठीक, और पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होती है, आपको पता है, ये बता चुका हूँ। पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इससे क्या होगा, इसकी पुअर शील्डिंग होगी, जैसे ही बताया था शील्डिंग पुअर, शील्डिंग ज्यादा तो वैलेंस सेल पे फोर्स कम, और शील्डिंग कम तो वैलेंस सेल पे फोर्स ज्यादा। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, रेडियस डिक्रीजेज। यही वजह है कि गैलियम की रेडियस तो बढ़नी चाहिए थी, यहाँ से यहाँ जाने पे 18 प्रोटॉन ऐड हो रहा है। ये 18 प्रोटॉन में से 10 प्रोटॉन कहाँ ऐड हो रहा है, 10 प्रोटॉन इन डी सबसेल के कारण आ रहा है, 10 प्रोटॉन ड्यू टू डी सबसेल, और इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है, डी सबसेल में। दैट इज वाई पुअर शील्डिंग के कारण न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे फोर्स बढ़ जाता है अचानक 10 प्रोटॉन से, और इसके कारण उसकी रेडियस क्या हो जाती है, कम। तो गैलियम ऊपर चला जाता है, एल्यूमिनियम कहाँ जाता है, नीचे। एक और रीजन होता है यहाँ पे इंडियम और थैलियम में। थैलियम की रेडियस हालांकि बड़ी होती है, लेकिन जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी बड़ी नहीं होती है। उसका रीजन है थैलियम से पहले, जैसे इंडियम से पहले डी, गैलियम से पहले डी आया, थैलियम 6 पीरियड में है। इससे पहले क्या आता है बताओ, एफ, और एफ की भी शील्डिंग क्या होती है, इससे भी ज़्यादा पुअर होती है। तो एफ तो आता ही है, डी भी आता है, और पुअर शील्डिंग और वेरी पुअर शील्डिंग के कारण न्यूक्लियस का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ जाता है। इसलिए जितनी रेडियस इसकी बढ़नी चाहिए थी उतनी रेडियस बढ़ नहीं पाती है। किसकी नहीं बढ़ पाती है, थैलियम की। बढ़ी जरूर होती है लेकिन उतनी बढ़ नहीं पाती है। तो यही एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखोगे। एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये क्लियर हुआ, क्लियर है। अब जब भी कभी आपको रेडियस देखना हो, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कौन कौन से फैक्टर पर रेडियस डिपेंड करने वाली है। जब भी कभी आप रेडियस देखना, चलो रेडियस, फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस। रेडियस सबसे पहली चीज तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल जितनी ज्यादा, रेडियस उतनी ज्यादा। तो नंबर ऑफ सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दूँ मैं, आर लिख दूँ। अगर नंबर ऑफ सेल सेम है तब सेकेंड आप मूव करोगे किस तरफ, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव देखते वक्त ये जरूर देख लेना एफ एंड डी अगर उससे पहले आ रहे हैं तो। अदरवाइज जेड इफेक्टिव निकालने का तरीका है एक पी वाई ई और एक जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा के लिए हमेशा आप क्या देखोगे,
f ऑर्बिटल तो नहीं है, d ऑर्बिटल तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो पुअर शील्डिंग भी काउंट करेंगे। ये दो फैक्टर्स बेसिकली रेडियस के लिए मेजर रोल अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले सेल, देन क्या देखोगे, रेडियस। क्लियर है जी। अब क्वेश्चन ये आता है, जनरली जो कैटायंस होते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन की अपने एटम से, अगर मैं ऐसे लिख दूं रेडियस ऑफ ए प्लस अपने एटम से क्या होती है, छोटी होती है, सॉरी ऐसा। सेकेंड क्वेश्चन ये होता है रेडियस ऑफ एक्स माइनस बड़ी होती है रेडियस ऑफ एक्स से। मतलब कोई एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसकी रेडियस छोटी हो जाती है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसकी रेडियस क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब ध्यान देना पड़ेगा। एक कोई एटम लिया मैंने ए, यहाँ से आगे की कहानी भी आपको ध्यान आनी चाहिए। ए से अगर मैं ए प्लस बना रहा हूँ तो एग्जैक्टली होगा क्या, देखो दोनों सेम एटम है तो सेल वाली कहानी नहीं देखनी, ठीक। तो क्या देखो आप, जेड इफेक्टिव। उसके लिए प्रोटॉन देख लो और इलेक्ट्रॉन देख लो। मान लो इसके लिए कुछ नहीं गिवन है तो प्रोटॉन हमने कितना मान लिया, जेड, जो एटॉमिक नंबर होगा, तो वही इलेक्ट्रॉन भी तो होगा उतना ही। दोनों सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड माइनस सी, कोई चार्ज नहीं, वही आ जाएगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकलने या ऐड होने से चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन बोलो, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड माइनस सी, जेड माइनस चार्ज प्लस 1 है, 1 लिख दो। अब P बाई ई निकाल लो, यहाँ पे जेड अपॉन जेड का मतलब कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे जेड अपॉन जेड माइनस 1 का मतलब ग्रेटर देन 1। कैसे ग्रेटर देन 1 हो, देखो न्यूमरेटर छोटा हो गया है, डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया है। डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर ऊपर जेड की वैल्यू हम 4 ले लें तो नीचे 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3, 4/3। अगर न्यूमरेटर हमारा बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। बताओ जेड इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ गया। इसका मतलब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एज चार्ज ऑन एटम इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। पूरी बात समझ में आती है। और अगर चार्ज एटम पे इंक्रीज होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहली बात। दूसरी चीज, अगर इसी को मैं x मान लूं और ये x माइनस मान लूं तो z, यहाँ पे z प्लस 1 हो जाएगा, P बाई 1 और ये z प्लस 1, और z प्लस 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये 2 पॉइंट आप याद रखोगे। पहला पॉइंट क्या बोला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या बोला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज। ये दोनों चीज अगर आपको याद रहेगी तो रेडियस आप निकाल पाओगे। क्लियर है बात। अब अगर मैं बात करूं आपसे, कब बोलूं रेडियस ऑफ ए प्लस, रेडियस ऑफ ए प्लस 2, रेडियस ऑफ ए प्लस 3, रेडियस ऑफ ए, इनमें कौन सी चीज़ बड़ी होगी, बताओ, बोलो कौन सी चीज़ बड़ी होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से। एक ही एटम के तो हैं, चार्ज बने हुए, जितना ज़्यादा चार्ज इफेक्ट प्लस में जितना ज़्यादा होगा चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा। सबसे ज़्यादा A+3 का होगा और सबसे कम किसका होगा, ए का। ये तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर है। देखो जरा, A+3, रेडियस ना लिख के मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर लिख रहा हूँ। A+3, A+2, A+ और A, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर है, जेड इफेक्टिव। तो रेडियस क्या होगी इसकी, जस्ट उल्टी। रेडियस A+2, A+3, ऐसा हो जाएगा रेडियस का ऑर्डर। क्लियर है ये चीज। ये था किसका ऑर्डर, रेडियस का ऑर्डर। ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट इसी पर एक क्वेश्चन, इनका रेडियस का ऑर्डर लिखना है। पहले जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लिखना है, फिर किसका ऑर्डर लिखना है, रेडियस का। ठीक, तो करते क्या है, सबसे पहले इनमें प्रोटॉन निकाल लो और क्या निकाल लो, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बताओ कितना, 11, 13 एटॉमिक नंबर, 12, 7, 9, 8। इलेक्ट्रॉन बोलो, प्लस का मतलब निकल गया, प्लस का मतलब निकल गया, प्लस का मतलब निकल गया, माइनस का मतलब ऐड हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया। क्लियर, इलेक्ट्रॉन मिल गया। उसके बाद क्या सॉल्व कर लो यहाँ से, P बाई E। बताओ ये कितना है, 11 को 10 से डिवाइड करो, ये 1.2, 7 को 10 से 0.7, 9 को 10 से 0.9, 8 को 10 से 0.8, ये आ गया। अब ये P बाई E का रेशियो आ गया, तो P बाई E क्या होता है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या है बताओ, सबसे ज़्यादा किसका, Al प्लस 3, उसके बाद Mg प्लस 2, उसके बाद Na प्लस, देन F माइनस, देन O माइनस 2, देन N माइनस 3। ये तो हो गया जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। तो रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, जस्ट उल्टा, Al प्लस 3, Mg प्लस 2, Na प्लस, F माइनस, O माइनस 2, N माइनस 3। ये किसका ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया रेडियस का। आई होप अब आपको रेडियस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ सेल का, सिंस देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबके क्या थे, सेम। नंबर ऑफ सेल तभी पता चलेगी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेम था तो नंबर ऑफ सेल क्या थी, सेम थी। अगर नंबर ऑफ सेल डिफरेंट होती तो पहला फैक्टर सेल देखते, तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे आते। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये चीज़ें क्लियर है एकदम। ये था आपका फैक्टर एटॉमिक रेडियस जो हम लोगों ने पढ़ा। एटॉमिक रेडियस के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है दैट इज और, एटॉमिक रेडियस के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है।